नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोहेलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो कि सीटेट एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कोहेलबर्ग का संक्षिप्त परिचय। कोहेलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहेलबर्ग है। इनका जन्म 1927 में अमेरिका में हुआ था और इनका कार्य क्या था, तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक थे। प्रेरणा कहाँ से मिले इन्हें अपने सिद्धांत को लिखने या कहने की, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से यह प्रेरित हुआ। प्रसिद्धि उन्हें क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने नैतिक विकास को चरणों में बांटा। उन्होंने कहा कि नैतिक विकास क्रमशः चरण दर चरण होने वाली एक क्रिया है। इनका मुख्य ध्यान नैतिक तर्कना पर था, जिसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, अर्थात वह कोई कार्य क्यों करता है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं नैतिक विकास आखिर क्या होता है। तो नैतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सही और गलत के बीच निर्णय लेना सीखता है। यह तर्क, अनुभव और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से विकसित होता है। तो नैतिक विकास किसके माध्यम से विकसित होता है? तर्क के माध्यम से, व्यक्ति के अनुभव के माध्यम से और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से विकसित होता है नैतिक विकास। कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक निर्णय तर्क पर आधारित होते हैं, न कि केवल व्यवहार पर। तो कोहेलबर्ग क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नैतिक निर्णय लेता है तो तर्क के आधार पर लेता है, बल्कि जो है वो व्यवहार के आधार पर या अपनी इमोशंस के आधार पर नहीं लेता। नैतिक विकास के जो है कोहेलबर्ग ने 3 मूल तत्व बताया है। पहला चीज होता है नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा और चरणबद्ध विकास। तो आइए जानने का कोशिश करें कि नैतिक तर्कना क्या होती है। नैतिक तर्कना का मतलब होता है किसी नैतिक निर्णय के पीछे की सोच और कारण को नैतिक तर्कना कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति नैतिक निर्णय लेता है, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या कारण है, इन्हीं को नैतिक तर्कना कहते हैं। उदाहरण, मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि दंड मिलेगा। तो कोई व्यक्ति चोरी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका नैतिक तर्क है कि उन्हें, अगर वह चोरी करता है तो उन्हें दंड मिलेगा। आगे जब वो नैतिक चरण में आगे बढ़ता है तो यही तर्क जो है बदल जाता है। वो कहता है मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टेज 4। तो काफ़ी डिटेल से समझेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आते जाएगा। सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि कोहेलबर्ग किस चीज़ पर बल देते हैं, तो इसका सही जवाब होगा नैतिक तर्कना। आइए अब जान लेते हैं नैतिक दुविधा और हेंज डिलेमा के बारे में। नैतिक दुविधा क्या होता है? जब 2 नैतिक विकल्पों में से किसी एक को चुनना कठिन हो। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2 राहें पर हम होते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर हम किसे चुने। ठीक है, तो इसी मानसिक स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। कोहेलबर्ग हिंज नाम के व्यक्ति का वर्णन करता है, जो कि इसी डिलेमा या दुविधा में है। हिंज की पत्नी बीमार है, दवा बहुत महंगी है, दुकानदार दवा देने से मना करता है। तो हिंज चोरी करने को सोचता है। तो क्या हिंज को अपनी पत्नी के जीवन के लिए दवा चुरानी चाहिए? तो यहाँ कोहेलबर्ग का मुख्य फोकस हिंज ने क्या किया इस पर नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा क्यों किया इस चीज़ पर होता है। आइए अब जान लेते हैं कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को थोड़ा और विस्तार से। तो कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि लोग अपने नैतिक फैसलों तक कैसे पहुंचते हैं और समय के साथ इनकी नैतिक समझ कैसे विकसित होती जाती है। इसे 3 स्तरों और प्रत्येक में 2-2 चरणों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर 6 चरण होते हैं। 3 स्तर है और तीनों स्तर में 2-2 चरण, तो 6 चरण है। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक माइंड मैप के माध्यम से आप जानिए 3 स्तर और 6 चरण को। तो 3 स्तर कौन कौन से स्तर है? तो पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर के 2
चरण है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, और दूसरा है व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। परंपरागत स्तर के 2 चरण क्या है, अच्छे लड़की या अच्छा लड़का अभिविन्यास, और दूसरा कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। उत्तर परंपरागत स्तर के 2 चरण क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इन सभी को अभी आप केवल याद रखना इनके नाम को, और इसका मतलब क्या होता है इन्हें हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर को समझते हैं। तो इसका उम्र सीमा होता है 4 से 10 वर्ष। इस समय नैतिकता का आधार होता है दंड, इनाम या स्वार्थ के आधार पर। तो सबसे पहला दंड और आज्ञाकारिता देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। तो इस चरण में दंड से बचने के लिए नियम को मानता है। जैसे बच्चे सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो सजा मिलेगी, इसलिए नहीं करूंगा। उदाहरण, अगर चोरी करूंगा तो पिटाई होगी। ठीक है, तो ये है दंड और आज्ञाकारिता। मतलब इस समय जो कुछ भी करता है उसका रीजन होता है दंड या आज्ञा पालन। इसी के अंतर्गत दूसरा चरण है व्यक्तिगत लाभ। मतलब इस समय व्यक्ति या बच्चा कोई काम जो है अपने व्यक्तिगत लाभ या सौदेबाजी की सोच के कारण करता है। उदाहरण, बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा लेकिन तुम भी मेरी मदद करो। ठीक है, तो इस समय जो है उसको फायदा होना चाहिए तभी वो काम करेगा। तो ये है व्यक्तिगत लाभ। तो पूर्व परंपरागत स्तर में 2 चरण क्या है, दंड और आज्ञाकारिता, मतलब दंड से बचने के लिए नियम मानता है, और दूसरा व्यक्तिगत लाभ, मतलब किसी काम के पीछे अपना स्वार्थ देखता है। आइए अब देखते हैं परंपरागत स्तर। तो इसकी उम्र सीमा होती है 10 वर्ष से 13 वर्ष या किशोरावस्था की आयु तक। इस समय नैतिकता का आधार होता है समाज, स्वीकृति या नियम। इसके अंतर्गत पहला चरण है अच्छा बच्चा उन्मुखता। मतलब बच्चे की सोच क्या होती है कि दूसरे को खुश करने की सोच होती है। उदाहरण, माँ बाप को अच्छा लगे इसलिए झूठ नहीं बोलूँगा, या माँ बाप को अच्छा लगे इसलिए अच्छा पढ़ाई करूँगा। तो अच्छा बच्चा बनने की उनमें लालसा होती है और इसी कारण से काम करता है। और दूसरा चीज़ होता है विधि और व्यवस्था उन्मुखता। मतलब कानून और नियमों का पालन नैतिक जिम्मेदारी है ऐसा समझता है। उदाहरण, किशोर ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ता क्योंकि वो समझता है कि कानून तोड़ना गलत है। तो ये हो गया नियम या कानून के हिसाब से जो है काम करना, विधि और व्यवस्था उन्मुखता। आइए अब समझ लेते हैं उत्तर परंपरागत स्तर और उनके 2 चरण। तो इसकी उम्र सीमा होती है किशोरावस्था से आगे, और सभी व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुंचते। मतलब सभी व्यक्ति का नैतिक विकास इतना नहीं हो पाता कि उत्तर परंपरागत स्तर तक पहुंच पाए। इस समय नैतिकता का आधार होता है व्यक्तिगत मूल्य, न्याय और अंतरात्मा। इसके अंतर्गत पहला चरण है सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस समय बच्चा सोचता है कि नियम आवश्यक तो है लेकिन उन्हें न्याय संगत होना चाहिए। नियम उस समय तक मान्य है जब तक वे सामूहिक भलाई के लिए हो, लेकिन उस नियम से अगर पूरे समूह का नुकसान हो तो वह नियम उचित नहीं है। उदाहरण, अन्यायपूर्ण कानूनों को बदला जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत अगला चरण है सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। ये क्या कहता है कि निर्णय व्यक्तिगत अंतरात्मा पर आधारित होते हैं। मतलब जो व्यक्ति इस स्तर में या इस चरण में पहुंच जाते हैं तो उनका निर्णय जो है अपने अंतरात्मा पर आधारित होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति कहता है मैं वही करूंगा जो सही है चाहे इसके लिए मुझे सजा क्यों ना मिले। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगा क्योंकि यही मुझे सही लगता है, भले ही इसके लिए मुझे सजा क्यों ना मिले। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया, भले ही उनके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये है उत्तर परंपरागत स्तर। आइए अब जान लेते हैं नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर नैतिक विकास को क्या चीज प्रभावित करता है? तो पहला है संज्ञानात्मक विकास। जैसे जैसे बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता में सुधार होता है
वे जटिल नैतिक प्रश्नों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, अर्थात सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, तो वो जटिल नैतिक प्रश्नों को आसानी से जो है समझने लगता है और सॉल्व कर लेता है। सामाजिक अनुभव भी जो है नैतिक विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक अनुभव के अंतर्गत परिवार, विद्यालय, मित्र समूह और संस्कृति का नैतिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो परिवार में जैसे अच्छा संस्कार दिया जा रहा है तो उनका नैतिक विकास उस स्तर से डेवलप होता है। आइए अब जान लेते हैं कि इनका शिक्षण में क्या उपयोग है। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षण में क्या उपयोग है। बच्चों के निर्णय के तर्क को समझना चाहिए। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चे के निर्णय लेने के पीछे का तर्क आखिर क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। नैतिक दुविधा आधारित चर्चा करें। नैतिक दुविधा मतलब दो राह में जब हम फंस जाते हैं तो उस स्थिति से कैसे निपटना है। जैसे कि 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट चुनना होता है, साइंस की मैथ्स, तो उस समय जो है हम कैसे डिसीजन ले, इस पर चर्चा करना चाहिए। भूमिका अभिनय मतलब उन्हें कोई अभिनय करने के लिए बोला जाना चाहिए जिसमें नैतिक दुविधा हो, या संदर्भ आधारित सवाल किया जाना चाहिए। नैतिक बहस या डिबेट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनसे उनका नैतिक विकास होगा, और मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती है। तो कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्रमिक होता है। जैसे हमने पढ़ा 3 स्तर है जिसके अंतर्गत 6 चरण है, प्रत्येक में उनका जो है नैतिक विकास बढ़ता जाता है, सोचने समझने की शक्ति। यह तर्क आधारित होता है और नैतिक विकास जो है तर्क पर आधारित होता है। और कोहेलबर्ग कहते हैं कि सभी लोग उच्च स्तर तक नहीं पहुंचते, ठीक है। तो उत्तर परंपरागत स्तर जो है वहां तक सभी लोग नहीं पहुंचते। कोहेलबर्ग के अनुसार क्या किया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्यों किया, ठीक है। तो वो जो है किसी भी काम को करने के पीछे रीजन का क्या कारण है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है, कमियां भी है, जिस पर बात करते हैं कि इन्होंने तर्क पर बल दिया, भावना को अनदेखा कर दिया, ठीक है। किसी भी काम के पीछे उन्होंने केवल तर्क पर बल दिया, इमोशंस या भावना की जो है उन्होंने अनदेखी कर दिया, व्यवहार की अनदेखी कर दिया, केवल सोच को देखी। सांस्कृतिक पक्षपात मतलब ये जो है इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो पश्चिमी संस्कृति पर आधारित है ज़्यादातर। लैंगिक पक्षपात, कैरोल गिलिगन ने इन्हें पुरुष केंद्रित बताया। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि लड़कियों की नैतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो लड़कियों की जो है नैतिक मानसिकता क्या होती है, ज़्यादातर देखभाल से संबंधित होती है। तो इसमें भी डिफरेंस हो सकता है। कोहेलबर्ग ने ज़्यादातर जो है अपने नैतिक सिद्धांत को पुरुषों को ध्यान में रखकर लिखा। आइए अब जान लेते हैं सीटेट या रीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। तो कोहेलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसके 3 स्तर है, 6 चरण है। इन्होंने हिंज डिलेमा शब्द का प्रयोग किया नैतिक तर्कना मापने हेतु। नियम पालन ही नैतिकता है, ये किस चरण में कहा गया है, तो चरण 4। तो अलग अलग चरण के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उच्च स्तर तक सभी नहीं पहुंचते, ये किस सिद्धांत में कहा गया है, इस तरह से पूछा जा सकता है। आलोचना किसके द्वारा किया गया इसका, तो कैरोल गिलिगन ने उन्होंने कहा कि कोहेलबर्ग ने नैतिक पक्षपात किया और मुख्य बल इसमें दिया गया है नैतिक तर्कना पर। आइए अब जान लेते हैं निष्कर्ष, कितना चर्चा किया उसका एक मुख्य निष्कर्ष क्या चीज़ है। तो कोहेलबर्ग का सिद्धांत दिखाता है कि नैतिकता सिर्फ आचरण नहीं बल्कि सोच में छिपी होती है। शिक्षक को बच्चों के निर्णय के पीछे की तर्कना समझकर नैतिक विकास को दिशा देनी चाहिए। सार सूत्र, नैतिकता दिखती नहीं है, समझी जाती है और इसे समझने की कुंजी है नैतिक तर्कना। तो इस तरह दोस्तों आज हमने नैतिक विकास के सिद्धांत को काफ़ी विस्तार में जाना, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी जाना। आने वाले वीडियो में इससे संबंधित MCQs भी हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।